गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे अपनी सेक्शन बी, और ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स, जिसमें हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डील्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इट ऑल्सो डील्स विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा लास्ट ईयर भी, तो हम लोग पीएल अकाउंट बना चुके हैं, हम लोग बैलेंस शीट भी बना चुके हैं। पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने का जो प्रोसेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जब हम इनकी स्टडी करना शुरू करते हैं, पीएल अकाउंट को स्टडी करते हैं प्रॉपरली, बैलेंस शीट को प्रॉपरली स्टडी करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। जैसे आप लोगों को जब आपका रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट को आप प्रॉपरली एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो कि मेरा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और इस ईयर के परफॉर्मेंस को आपने कंपेयर किया, फिर उससे कुछ आपने रिजल्ट निकाला कि कितने % मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या किस सब्जेक्ट में मार्क्स मेरे कम हो गए हैं। फिर उसको आप अपने फ्रेंड से भी कंपेयर कर सकते हो कि आपके फ्रेंड्स का कैसा परफॉर्मेंस है और उसके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये इस प्रोसेस में आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, पर जो ऑलरेडी रिजल्ट बन गया है उसी के बेसिस पे, उसी के बिहाफ पे आप काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस और काफ़ी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो अकाउंट्स में भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद उनका एनालिसिस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। वी शुड कॉल इट द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक डिसीजंस। उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बेसिस पे कुछ हम डिसीजंस लेते हैं कि अगर हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है या अच्छा हुआ है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, किन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इट इज़ लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स as disclosed by single set of statements and a study of trend of these factors as shown in series of statements। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और फिर उससे कुछ हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं? तो टूल्स और भी होते हैं, पर हम लोग 4 टूल्स की बात करेंगे। पहला होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फोर्थ होगा रेशियो एनालिसिस। यही 4 चैप्टर्स हमारे क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। इंटरनल एनालिसिस हमारा मैनेजमेंट ही कंडक्ट करता है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जिसको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में पूरी नॉलेज है। तो इट इज़ एन एनालिसिस विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट विच हैज़ एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन। और एक्सटर्नल एनालिसिस जो कंडक्ट होगा वो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स जो होते हैं बिजनेस के, उसके बेसिस पे होता है, बट ऐसे लोग जिनको इसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती वो कंडक्ट इसको करते हैं। तो वो कैसे कंडक्ट करेंगे? जो रिपोर्ट्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे वो लोग उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस पे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस आपको बेटर समझ में आ जाएगा जब हम लोग कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेंगे, तब मैं ये टॉपिक आपको बता दूंगा, तब ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल इज़ टॉप टू बॉटम। जैसे हमने कंपनी की बैलेंस शीट सीखी, तो कंपनी की बैलेंस शीट मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट की जाती है। वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम, ऊपर हमारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, नीचे असेट्स होते हैं। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड पे असेट, तो इट रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है और ये एक वर्टिकल एनालिसिस है। तो जब हम कॉमन साइज और कंपैरेटिव डिस्कस कर लेंगे तब आपको मैं ये चीज़ बता दूंगा, तब ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं, इसको हम लोग तभी कर लेंगे। और उसके बाद इंटर फर्म और इंट्रा फर्म एनालिसिस होता है।
हम अपने परफॉर्मेंस को अपने ही परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने अपने 2018 के रिज़ल्ट को 2019 के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर किया, तो आपने ये देखा कि मेरे 11th में मेरा कैसा परफॉर्मेंस था हाफ ईयरली में और 12th में कैसा परफॉर्मेंस है हाफ ईयरली में, तो आपने दोनों को कंपेयर किया। और कई बार आप क्या करते हो कि अपने परफॉर्मेंस को किसी और के साथ कंपेयर करते हो। जैसे 2018 में आप अपने परफॉर्मेंस को और अपने फ्रेंड के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का ही परफॉर्मेंस 2018 का ही है। तो दिस इज़ योर रिज़ल्ट एंड दिस इज़ योर फ्रेंड्स रिज़ल्ट ऑफ द सेम क्लास। हो सकता है 2018 में आप क्लास 11th में थे, तो आपने उसमें कंपेयर किया कि मेरे टेस्ट में कैसे रिजल्ट्स थे और मेरे फ्रेंड के कैसे रिजल्ट्स हैं, तो दोनों का आप कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज इंटर फर्म। तो इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म, हम अपने बिजनेस को दूसरे के बिजनेस से कंपेयर करें और हम अपने ही बिजनेस के परफॉर्मेंस को अपने ही परफॉर्मेंस के जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करें, तो दिस इज इंट्रा फर्म। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पे। तो कंपैरेटिव का मतलब यही है कि आप कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर एटलीस्ट 2 आइटम्स में किया जा सकता है। तो 2 आइटम्स कौन से हो सकते हैं? या तो ए और बी में कंपेयर करिए। ए और बी 2 अलग अलग बिजनेस हैं, 2 अलग अलग बिजनेस को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। या फिर अगर एक ही बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, तो पीरियड अलग अलग होना चाहिए। आप 2018 के परफॉर्मेंस को 2019 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये आप ही का परफॉर्मेंस है, क्लास 11th का परफॉर्मेंस और 12th का परफॉर्मेंस। तो अगर एक ही फर्म है, अगर बिजनेस एक ही है, तो अलग अलग पीरियड को कंपेयर करेगा। और अगर 2 अलग अलग बिजनेस हैं तो पीरियड सेम रहेगा पर बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। बट वी नीड एटलीस्ट 2 डेटाज, 2 डेटा हमको चाहिए होंगे, या तो अलग अलग पीरियड के हों या अलग अलग फर्म के हों। लेकिन कॉमन साइज में हम लोग को 2 ईयर की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 1 ईयर से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये देखिए 4 टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव में आप 2 चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 2 चीज़ हम प्रिपेयर करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और इसी तरह से जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कॉमन साइज में भी हम 2 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो बैलेंस शीट भी आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज दोनों प्रिपेयर करनी है और पीएल भी आपको दोनों प्रिपेयर करना है। तो पहले हम बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों फॉर्मेट्स में। तो कंपैरेटिव को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। अब क्यों हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कंपैरिजन जब भी आप करेंगे तो आप 2 कॉलम्स बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपने रखा 2018 का डेटा, 2018 यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे आपने रखा 2019 का डेटा। अब जब 18 और 19 को आप कंपेयर करेंगे तो आप इस तरह से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। तो 2018 में हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो 5 लाख थी और 19 में 7 लाख हो गई। तो 5 और 7 को जब आपने कंपेयर किया तो लेफ्ट टू राइट आपने कंपेयर किया, तो इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कैश था, कैश का अमाउंट 2018 में 10 लाख था, 19 में 12 लाख हो गया, तो हम लेफ्ट टू राइट कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो अब यहाँ पे हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि डेटा का जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल होता है और कंपेरेबल हो जाता है। कि मतलब जब एक साथ आप रख देते हो डेटा को तो वो कंपेरेबल हो जाता है। अगर सिर्फ 2018 का डेटा आपके सामने है तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब उसके साथ में आप पैरेलल 2019 का डेटा भी आप लिख देंगे तो इट बिकम्स सिंपल एंड इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। तो हमको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद ये ट्रेंड इंडिकेट कर सकता है। ट्रेंड मतलब कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है हमारे फिगर्स में या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ये भी हमको पता चल जाता है अपने डिटेल्स को देख के। और फिर हमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पता चल सकती हैं जब हम अपने डेटा को दूसरे कंपनी के डेटा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बिना कंपैरिजन के आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक क्लियर कट आइडिया नहीं मिल सकता। तो ये इसके पर्पस हो सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम क्यों बना रहे हैं।
और ये हमको फोरकास्ट और प्लानिंग करने में भी फिर हेल्प कर सकता है। तो कोई 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए। लिमिटेशंस की बात करें तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सभी कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे किया जा रहा है। तो हम अगर प्लानिंग भी करते हैं तो फ्यूचर की प्लानिंग अगर करते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम जानते कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं वो अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। पास्ट पूरी तरह से रिप्रोड्यूस तो नहीं होगा फ्यूचर में, और फ्यूचर का हमें पता नहीं है। तो अगर कुछ भी चेंजेस आ गए फ्यूचर में तो हमारा जो भी प्लानिंग है, जो भी हमने फोरकास्टिंग किया है वो पूरा का पूरा गलत हो सकता है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। तो इट एट द मोस्ट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ हैपनिंग्स इन द पास्ट, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ फ्यूचर विच इज़ मोर रेलिवेंट। तो फ्यूचर जो होगा वो ज़्यादा रेलिवेंस रखता है हमारे लिए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है हमको, तो बहुत ही प्रिसाइसली हम उसके बारे में प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते। इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स जो हम बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग एनपीएल में लिखते हैं वो हम अपने हिसाब से लिखते हैं। उसको हम काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, काफ़ी लिमिट तक हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डेटा कैसे होगा, उसके क्या परसेंटेजेस आएंगे, उसको काफ़ी लिमिट तक, काफ़ी हद तक उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्शंस होंगे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल कभी कभी नहीं होते। और अलग अलग कंपनी के अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकते हैं, तो उस केस में पूरा तरह से एक सही कंपैरिजन कर पाना, एक मीनिंगफुल कंपैरिजन कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर हम देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, बाद में हम पीएल की बात करेंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट देख लेते हैं। फॉर्मेट बैलेंस शीट का बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया है। ये देखिए फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट का, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर पहले लिखेंगे आप, फिर बाद में प्रीवियस ईयर लिखेंगे। तो पहले करंट होगा फिर प्रीवियस होगा। जैसे करंट हमारा 2018 है और प्रीवियस होगा 17, तो 18 और 17 आप इस तरह से लिखोगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्वेश्चन में जो डिटेल्स आपको दिए होंगे सिर्फ उतना ही लिखना है आपको, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट में सिर्फ 2 कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। पहला होगा एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा होगा परसेंटेज चेंज। तो इसको हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमें करना है। ये देखिए फॉर्मेट आ गया आपके सामने पूरा। फिर हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। लिखा हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ आयुष लिमिटेड। तो क्वेश्चन में पहले से ही पूरा फॉर्मेट आपको रेडी दे दिया गया। पर्टिकुलर, नोट नंबर, पहले करंट ईयर है बाद में प्रीवियस ईयर है। तो पहले 19 है फिर 18 है। तो सॉल्यूशन में इतना तो आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ये देखिए सॉल्यूशन में पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर दिया। आयुष लिमिटेड, हेडिंग पे बहुत ध्यान देना है, अगर हेडिंग आपकी गलत हुई तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19 एंड 18, दोनों लिखना है और यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमने कॉलम्स बनाए पर्टिकुलर, नोट नंबर, 19, 18, ये तो क्वेश्चन से ही कॉपी हो गया। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में हमको ये देखना है कि चेंज कितना आया। लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ये इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो शेयर कैपिटल का अमाउंट था वो था 6 लाख, लेकिन अब है 7,20,000। तो पहले 6 था, अभी 720 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ? 120। तो इसको तो आप सिंपल माइनस कर सकते हैं। 3 लाख माइनस 240 कितना हुआ? 60। 510 माइनस 340 170। 240 माइनस 3 लाख, अब ये माइनस में आंसर आ गया 60, क्योंकि ये कम हो गया। टोटल में भी ऐसे ही करना है। 1770 माइनस 1480 290। तो इस तरह से आपको सिर्फ माइनस करके ये सारे फिगर्स निकाल लेने हैं, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? ये जो आपने इंक्रीज डिक्रीज निकाला है इसको प्रीवियस ईयर से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस इतना करना है। जैसे 1,20,000 को डिवाइड कर दिया हमने 6 लाख से इंटू 100, तो कॉमन जीरोज पहले हटा दिए हमने, उसके बाद डिवाइड कर लिया, तो ये 20% आपका आ गया। ये 1/5 हो रहा है, तो 1/5 इंटू 100, ये 20% आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कंपैरेटिव बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का। ये सब डेटा आपको ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस करके डिफरेंस निकालना है और फिर इस डिफरेंस को आपको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है और इंटू 100 कर देना है। सारे परसेंटेज आपको ऐसे ही निकालने हैं, टोटल का भी परसेंटेज आपको ऐसे ही निकालना है।
2,90,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इस तरह से आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। सिर्फ हमने डिफरेंस निकाला और फिर डिफरेंस को प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया। ध्यान रखिएगा, पहले आपको करंट लिखना है, बाद में प्रीवियस लिखना है और प्रीवियस से ही डिवाइड होगा क्योंकि वही हमारा बेस होता है। तो इस तरह से हमारी पूरी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो 3 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इसमें भी देखिए पूरा फॉर्मेट आपको दे दिया गया क्वेश्चन में। इस फॉर्मेट को आप सॉल्यूशन में पहले कॉपी कर देंगे, उसके बाद डिफरेंसेस निकाल लेंगे। अगर सेम है, पहले भी 25 था अभी भी 25 है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ तो सभी ज़ीरो आएगा। करना ही रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको उसको करने की। बस जिसमें चेंज आ रहा है उसमें हम पहले डिफरेंस निकालेंगे और फिर जो डिफरेंस आया है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सारे परसेंटेज आपके आ जाएंगे इसी तरह से और हमको कंपैरेटिव में कुछ भी नहीं करना है। अब हम आते हैं कॉमन साइज पे। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, ये वर्टिकल एनालिसिस है। इसमें हमको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हम 2018 के डेटा को 2018 से ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट पे हम लोग आते हैं। इसमें आप फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, फिर से कोई चेंज नहीं है। ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। उसके बाद हमको करेंट ईयर की डेटा तो दिया ही होगा, उसको आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना है क्वेश्चन में। ये देखिए हम लोग देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन डायरेक्टली इस तरह से हमने देखा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो जितना डेटा आपको दिया है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। ये रही हेडिंग हमारी। गलत हो जाएगी तो -1/2 हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। उसके बाद जब आपने डेटा कॉपी कर दिया क्वेश्चन में, जो भी डेटा अवेलेबल है, ये सब फिगर्स तो आपको क्वेश्चन में ही दिए हैं, टोटल्स निकाल लीजिए, टोटल सेम आएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे 2014 का दिया है और 13 का दिया है तो ये तो एब्सोल्यूट अमाउंट है। उसके बाद 2 कॉलम हमारे और बन गए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल 2014 और 2013। कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट के हर फिगर को टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट हमारा है 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 75 आ जाएगा। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, कॉमन जीरो हमने हटा दिया। तो इस तरह से आपके ये परसेंटेज आते जाएंगे। नेक्स्ट है 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2014 के परसेंटेज 2014 के कॉलम में लिखिए और 13 के परसेंटेज 13 के कॉलम में इसी तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट फिगर है हमारी 20,000 ट्रेड पेबल की, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 10% आ गया। और आपको करना क्या है कि जो बैलेंस शीट का टोटल होगा उसको पहले ही आपको 100 अज्यूम कर लेना है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल ही सबसे बड़ी फिगर होती है बैलेंस शीट की। उसको हमें पहले ही एज बेस 100 अज्यूम कर लेना है। ये चीज़ फॉर्मेट में भी देखिए ऊपर लिखी हुई है। फॉर्मेट में टोटल को हमने पहले ही 100 मान लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच फिगर इज टेकन एज बेस वाइल प्रिपेयरिंग अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन साइज में बैलेंस शीट के टोटल को हम 100 पहले ही मान लेते हैं। एंड नाउ एवरी फिगर ऑफ बैलेंस शीट इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। तो हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैलेंस शीट का टोटल है 2 लाख रुपए, इसका कितने परसेंट है शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट के टोटल का 75% अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल का है, 15% अमाउंट जो है वो रिजर्व का है, 10% अमाउंट जो है वो ट्रेड पेबल का है। तो दैट मीन्स बैलेंस शीट के टोटल में जो मेजर पोर्शन है वो शेयर कैपिटल का ही है हमारे। तो बस इतना हमें एक कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताना होता है कि एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। इसी तरह से 2013 का भी अब आप करिए। तो अगर 13 की डिटेल हमको नहीं भी दी है तो हम सिर्फ 14 का ही बना सकते हैं। हमको ज़रूरत यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको 13 का डेटा दिया हो, तो हमको 1 ईयर का डेटा भी दिया रहेगा तो हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट बन जाएगा। तो हम 14 का देखिए कैसे बनाएंगे, 13 का देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे भी हमको फिगर्स दिए हुए हैं सब, टोटल आप पहले बना कर लीजिए, इसको पहले ही 100 मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30,000 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारे परसेंटेज आपके आते जाएंगे।
असेट साइड में तो सिर्फ एक ही एसेट है, तो 190 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 ही आना है। तो इस तरह से कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको कंपैरिजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट तो हम जा ही नहीं रहे हैं, तो हम तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ये डिफरेंस है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में और कॉमन साइज बैलेंस शीट में। आई होप ये डिफरेंसेस सभी को समझ में आ गए होंगे, किस तरह से प्रिपेयर होगा ये भी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आप लोग अपने आप देख सकते हैं बहुत ईजिली। तो बैलेंस शीट का सारा डिटेल आपको यहाँ दिया हुआ है, उसको पहले आप प्रॉपरली फॉर्मेट में रखिए। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर होता है। उसके बाद बैलेंस शीट के टोटल से आपको कंपेयर करना है। जैसे बैलेंस शीट आपने बनाया, टोटल आया 16 लाख, तो इसको तो पहले ही 100 मान लिया हमने। उसके बाद 5 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज। 3 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज। उसके बाद 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 25% आ गया। बस ऐसे ही आपको करना है। तो 19 का परसेंटेज 19 के कॉलम में लिखिए, 18 का परसेंटेज 18 के कॉलम में लिखिएगा। ऊपर हेडिंग है एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बस इस तरह से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है। तो आई होप कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट में डिफरेंस सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 और 16 आप लोग अपने आप ज़रूर देख लेंगे, बिल्कुल ईजी इलस्ट्रेशंस हैं, सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में आप लोग बहुत ही ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम लोग पहले पीएल का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।